ओके, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो आज ना हम थोड़े से अलग चीज़ करेंगे, पढ़ाई रिलेटेड। मैं मानता हूँ यार बैक वेंचर से क्या पढ़ोगे, बट आई नो व्हाट बैक वेंचर वांट। बट हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे थोड़ा-सा बैक वेंचर से हट के करेंगे क्योंकि हम चीज़ों को मौक़त नहीं लर्न करेंगे। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा-थोड़ा गलत है तो सँभालना, बट हाँ, लर्निंग आपको मेरे हिसाब से जितना मैं दे सकता हूँ ना, लाइक अप टू द पॉइंट दूँगा और रीड बिटवीन द लाइन्स जो बोलते हैं वो करके दिखाऊँगा। तो चलिए थोड़ा-सा लेट नहीं करते, हम जाते हैं अपने पढ़ाई करने पे। तो ये मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ से हम जाते हैं। ओके, गेम्स को मत देखना, वो भी मैं करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे गेम्स हैं, पुराने-पुराने गेम्स हैं एंड आई लव गेमिंग। तो मेरा गेमिंग चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो। भाई सब चीज़ होना चाहिए, है ना, लाइफ में। ठीक है, तो फिर हम आ जाते हैं सबसे बेसिक चीज़, क्योंकि मुझे इतना दिनों के बाद ये पता चला कि भाई बेसिक्स अगर क्लियर हो, तो सारा आगे का पढ़ाई ना क्लियर होते जाता है। तो बेसिक चीज़ है, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि अगर कोई भी, जो भी, कोई भी अगर इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले देख रहा है, मत देखो, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो डिटेल तरीके से पढ़ने का एक ही चीज़ है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से जानेंगे। भाई ये ऊपर क्यों हो गया? ओके। तो डिटेल में जानने के लिए आप कोई भी चीज़ को टाइम लगता है और यहाँ पे आपको 1-2 मिनट में या फिर भाई मैं 1 घंटा का पढ़ाई नहीं करूँगा, बट 20-20 मिनट का सेक्शन रहेगा, बहुत छोटे-छोटे सेक्शन को 20 मिनट मतलब बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो इसीलिए कोई भी बंदा अगर देख रहे हो, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है भाई कि मत देखो, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा ना, फिर आप फेल-वेल हो जाओगे। और देखो, पास होने के लिए ना आप आराम से कोई भी चीज़ में इतना दिमाग में रखो कि कोई भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड कुछ भी आपको आता है, कुछ भी, एनीथिंग, यू जस्ट राइट एंड यू गेट द मार्क्स। क्योंकि मैंने ही ऐसे किया है और मैं कभी बैक बेंचर होने के बावजूद भी कभी फेल तो नहीं हुआ है भाई, पास हो गया, हमेशा पास हो गया। क्योंकि मैं उसके रिलेटेड कुछ भी लिख देता था, ठीक है? ये एक ट्रिक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा बेकार की बात नहीं करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। क्लास 11 का चैप्टर है, पूरा सेम एनसीईआरटी का जो लाइन है मैंने वहीं से उठाया है और चीज़ों को बहुत ही सिंपल और एक्सप्लेनेटरी रखने की कोशिश किया है, ठीक है? तो पहली चीज़, ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है या फिर जो ये चैप्टर है, उसमें 3 चीज़ें बहुत मायने करती हैं। सेल, उसके बाद ये यूनिट और लाइफ, ठीक है? हम थोड़ा-सा उल्टा पढ़ते हैं क्योंकि सेल बहुत ही चीज़ है जो कि आप बहुत पहले से जान रहे हो। लाइफ के बारे में जो मेरे अभी ऐज के बच्चे हैं ना, वो बहुत अच्छे से जान गए भाई। फिलोसॉफिकल टर्म है, इसका कोई डेफिनिशन नहीं है। बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं सर, मतलब डेफिनेशन मतलब पर्पस जो होता है ना, पर्पस, PROSSES, जो भी है यार, स्पेलिंग गलत होता है जो भी है, पर्पस जो है ना वो बहुत ही टिपिकल है। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या फिर माइथोलॉजी में या फिर साइंटिफिक वे में बहुत सारा चीज़ है, मतलब एक्सप्लोर करना होता है, किसी में भाई मुक्ति मिलना होता है, अब कुछ भी बोल दो, आई डोंट नो। बट इन बायोलॉजिकल सेंस इट्स वेरी सिंपल, इट्स लाइक रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोड्यूस, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सॉरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को हम लिखेंगे, एम लिख देंगे, इसको रिप्रोडक्शन लिख देते हैं, इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी लिख देते हैं भाई, थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है? तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कुछ भी हो सकता है, जो भी केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर सेल में होती है। अब सेल को हम जानने से पहले ना थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि लाइफ में कौन सा चीज को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि देखो लाइफ या 3 चीज़ें, अगर कोई लाइफ है तो वो पर्टिकुलरली रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होगा, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, और ये मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी वो हर एक पर्टिकुलर सेल में होगा। इसीलिए हम जब इसको सही से पढ़ेंगे, जैसे सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, तो यूनिट यहाँ पे आ जाता है। यूनिट मतलब जैसे आपको टिपिकल एग्जांपल्स देते हो ना, लाइक एक ब्रिक है, उससे एक घर बनता है, ठीक है ना? और वो घर जो है उसका सबसे बेसिक चीज़ क्या है? ईंट है। तो वैसे ही लाइफ का सबसे बेसिक चीज़ यूनिट मतलब सेल है। और यूनिट मतलब सबसे छोटा-सा जो भी अंश, क्योंकि इससे कोई भी चीज़ छोटा जो भी हो या फिर इससे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हो सकता जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है। लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए एक सेल ही होना चाहिए। जैसे एक और चीज़ है, जैसे वायरस है, वायरस सेल से बहुत छोटा है, मतलब सेल आप कंसीडर कर सकते हो कि बैक्टीरिया भी सेल में जाता है, और वो कैटेगरी ऑफ सेल को हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। अपने काइंड ऑफ जो कैटेगरी है, जैसे ह्यूमन में मिल गया, जो भी मतलब थोड़ा हायर ऑर्गेनिजम्स हो गए, मोनेरा से अलग सा जो किंगडम होता है प्रोटिस्टा, उसमें सारे यूकैरियोटिक में जाते हैं। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में बेसिक सा डेफिनेशन बोल देता हूँ क्योंकि आगे जाके इसके ऊपर पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक मतलब जहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बस इतना तो जान ही गए हो यार। 11th क्लास का अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो न्यूक्लियस के बारे में जानते हो, तो छोड़ो उसको, मैं मारता हूँ गोली। तो जो भी है, इस सेल से भी अगर कोई हम चीज़ को देखेंगे जो कि सेल के जैसा बिहेव कर सकता है, वो वायरस ही है, ठीक है? लेकिन वायरस को हम लिविंग नहीं मानते, क्यों? बट ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है भाई। ये तभी शो करता है जब ये कोई भी होस्ट के अंदर जाता है। बिना होस्ट के अंदर जाए हुए ये नॉर्मल एक नॉन लिविंग की तरह, जैसे प्रोटीन कोट हो गया और कुछ जेनेटिक मटेरियल एज ए होल, मतलब आज अपने में एक नॉन लिविंग ही बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हो ना कि लाइक ये सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं, ठीक है? जैसे ये एक टिपिकल सेल है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है? ये अब उसका न्यूक्लियस हो गया, ये वैक्यूल होगा क्योंकि इतना बड़ा न्यूक्लियस तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे टिपिकल मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर तुम्हारे गोल्गी अपैरेटस है या फिर ईआर है, ठीक है? वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये अपने में ना, अगर उनको भी आप छोटे-छोटे चीज़ों में, यूनिट में मतलब उसको डिवाइड करो, तो सबसे बेसिक अगर बोलूँगा ना, तो सबसे बेसिक हो जाएगा फिर एटम। अब एटम को भी तोड़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकल जाएँगे, तो हम इतने चीज़ों को नहीं जाएँगे। मतलब वहाँ पे ये चीज़ देख के थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी होगी कि अगर हम पूरा-सा बेसिक जानने लगे ना, सेल का भी बेसिक अगर बोला जाए तो एटम है, और हाँ, सॉरी एटीओएम एटम, ठीक है? और जो कि एक नॉन लिविंग है। अब ये थोड़ा-सा आपके दिमाग में आ रहा होगा, भाई सब तो फिर नॉन लिविंग है, फिर इतना लिविंग में कैसे कंसीडर हो गया? क्योंकि ये जो एटम है ना, इतने कोऑर्डिनेटेड केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं कि वो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको ये जानना है कि एक नॉन लिविंग से लिविंग में कैसे हुआ, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है बहुत डिटेल में, ठीक है? जिसको एबायोजेनेसिस या फिर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, मेरा बहुत पुराना वीडियो है, इसी चैनल पे मिल जाएगा, मैं लिंक भी दे दूँगा, यहाँ पे आएगा लास्ट में, देख लेना। बहुत ही प्यारा वीडियो है, बट हाँ, लंबा-चौड़ा है, तो इफ यू हैव टाइम देन वॉच इट। तो वही चीज़ है कि एबायोजेनेसिस, तो सोच सकते हो कि लाइफ कितना कॉम्प्लेक्स है। हम स्पेस एक्सप्लोर करते हैं, बट एज़ अ बायोलॉजिस्ट आई सी कि भाई इतने छोटे-छोटे चीज़ों में इतने केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, जो शायद उन स्पेस में भी नहीं होता होगा। मतलब टिपिकल एक सेल में आप सोच भी नहीं सकते, मतलब सोचो,
ये नॉन लिविंग है, उससे लिविंग बन गया भाई, उसके पास सेंस आ गया, मतलब एज अ ह्यूमन यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, क्या नहीं है भाई, सोच सकते हो, बहुत कुछ सकते हो, मतलब टिपिकल छोटा सा क्या प्यारा सा इतना छोटा सा सेल है, उससे इतना चीज बन रहा है। तो ये सब थोड़ा-सा हम हटा देते हैं यार, पेन से इरेज़ कर देते हैं, और क्योंकि ये थोड़ा मेसी लग रहा है, और टू बी ऑनेस्ट कभी-कभी मेरे स्पेलिंग्स थोड़े से गलत हो जाते हैं, तो उस पे ध्यान देना, ठीक है? और बेसिकली मैं समझा रहा हूँ, तो आप समझदार आदमी हैं, समझदार कोई सारा काफ़ी होता है, बट हाँ, हम उस पे भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? तो जल्दी ही मैं उस पे भी इम्प्रूवमेंट लाऊँगा। एंड मेरा यार मैं बहुत ही डाइवर्ट होता हूँ यार, क्या करूँ? मैं कहाँ था? हाँ, लिविंग और लर्निंग। तो वायरस एक ऐसा चीज़ है ना, जो कि जब होश में जाता है, तभी जाके वो लिविंग कंसिडर किया जाता है। मतलब वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। जैसे लाइफ का 2 ही चीज़ है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना या फिर रेप्लिकेट करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होना। तो जब होश में चल जाता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है, और अपना आपका सारा जो भी प्रोटीन है, जो भी ये मैकेनिज़्म वो बनाता है, और फिर बेचारा सेल को ना ऐसे बस्ट करके पूरा ऐसे बस्ट करके पूरा तोड़-फाड़ के निकल के आता है। वायरस वायरस टिपिकली कैसे होता है यार, ऐसे ही कुछ दिखाते हैं, ठीक है? ऐसे ही कुछ रहता है, ठीक है? तो ऐसे ही पूरा उसके अंदर पड़ा रहता है, पूरा ऐसे तोड़-फाड़ के पूरा निकलता है भाई। मतलब एक से लाखों करोड़ बन जाते हैं। अरे कोविड देख लो यार, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल, इतना क्या बता रहा हूँ। कोविड भी एक तरह का ही मतलब वायरस था, जो कि अपने सेल में, अपने रॉड सेल से वो इंटरैक्ट करके घुसता था, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमने क्या क्या जान लिया, अभी हमने लाइफ के बारे में जान लिया, यूनिट के बारे में जान लिया, सेल के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से जान लिया। अब और डिटेल में जानते हैं, क्योंकि हमारा मेन चीज़ है इसी को समझना, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेस है। क्योंकि इसको अगर समझ जाओगे ना, तो भाई आप बायोलॉजी में सब समझ जाओगे, क्योंकि वही है, यूनिट है भाई, बेसिक यूनिट। जैसे आप आटम के बारे में सब जान जाओगे, तो आप सारी चीज़ों के बारे में जान जाओगे। इसलिए तो सबको स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनरलाइज करने के लिए हमारे पास पहले से जनरलाइजेशन यूनिट, जो कि है सेल। ठीक है, अब नीचे जाते हैं। ये पढ़ते हैं, ये लाइन्स मैंने पूरा टिपिकली एनसीईआरटी से उठाया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी लेवल का है। ओके, हमें थोड़ा-सा इसको व्हाइट करना पड़ेगा, व्हाइट कलर कहाँ गया भाई? ओके, तो ये एनसीईआरटी से उठाया है। भाई देख सकते हो आप, एनसीईआरटी में जाके पूरा यही डिट्टो लाइन है। और देखो एनसीईआरटी में इसलिए फॉलो करता हूँ ना, क्योंकि आज मतलब आज आप कोई भी सोर्स देख लो, बहुत सारे अच्छे सोर्स है, मतलब एनसीईआरटी से भी बढ़िया-बढ़िया सोर्स है, बहुत डिटेल में। बट एनसीईआरटी बेसिक है, जो आपको कोई भी चीज़ को बहुत ही बेसिकली सीखने के लिए बहुत इंप्रूव करता है, क्योंकि भाई बहुत सारे उसपे ऑथर है, ऐसा नहीं कि एक सिंगल आदमी ने लिखा है, नहीं। और वो मतलब जैसे बहुत सारे गाइडलाइंस होता है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसके थ्रू पास होता है। तो भाई इतने लोगों ने देखा है, तो कुछ तो उसमें होगा ना पावर। और कोई भी देख लो आप, यूपीएससी एग्जाम देख लो, नीट भी देख लो, मतलब बेसिकली 50 to 60% ना भाई, एनसीईआरटी अगर आपका पूरा क्लियर होगा, तो आपको मिल जाएगा। बाकी देखो 50 और जो भी 40% है, वो तो अभी कंपटीशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका लिए भी रिलेटेड कभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे मानने में ना ओवर पॉपुलेशन, उसका भाई कोई जिम्मेदार नहीं है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही होता है। वरना भाई गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, जैसे आप बोलोगे भाई ज़्यादा स्कूल बना दो, ज़्यादा कॉलेजेस बना दो, वो तो कभी दूसरे बाद में बात करेंगे। चलो यार यहाँ पे, तो जो सेल है, व्हाट इज सेल? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो मैंने बताया ना, जो वायरस का एग्जांपल दिया था, ठीक है? वायरस और सेल में जो दिया था ना, वायरस बिना होस्ट के नहीं एग्जिस्ट कर सकता, लेकिन सेल एग्जिस्ट कर सकता है। इसीलिए इंडिपेंडेंस। और यहाँ पे हमने यूनिसेलुलर क्यों लिया है? क्योंकि हम सेल को कंसीडर कर रहे हैं। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, तो बहुत सारे सेल मिलके कोऑर्डिनेशन करेंगे। कोऑर्डिनेशन मतलब जहाँ पे ये उसको हेल्प कर रहा होगा, दोनों सेल में कुछ ना कुछ ऐसे मतलब चीजें, मतलब एक बॉन्डिंग बनी होगी कि भाई तू ये कर ले, मैं कर लूँ। जैसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल बॉन्डिंग बनता है, या फिर म्यूचुअलिज्म बनता है, वगैरह वगैरह। जैसे ही जब हम धीरे धीरे सेल को एग्रीगेट करने लगते हैं ना, तो टिश्यू बन जाता है, या फिर कोई भी ग्रुप में कोई ऑर्गेनिज्म बन के रहते हैं, तो वहाँ पे वर्कलोड डिवाइड हो जाता है, ठीक है? तो वो चीज़ हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाके उसी के ऊपर बात करना है। तो हम बेसिकली अगर सेल को देखें, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये दोनों चीज़ करता है, तो वो एक सेल में कंसीडर किया जाएगा। जैसे परफॉर्म एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो गया, और परफॉर्मिंग एसेंशियल लाइफ फंक्शंस। जो भी एसेंशियल लाइफ फंक्शंस क्या हो गया? मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया, और ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन, अपने आप को रेप्लिकेट करना, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और ये चीज बहुत ध्यान से देखना कि एक लिविंग में, मैं जो कंसीडर करता हूँ, एक लिविंग में हमेशा आपको नया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देता है। मतलब उसके अंदर कोई भी चीज हो, उसका कोई भी एटीपी हो गया, कोई भी नया चीज, मतलब वो प्रोडक्ट बनाते रहता है, नया नया कुछ चीजें उसके अंदर बनती रहती है। कोई भी नॉन लिविंग में ये चीज नहीं होता है कि नया कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गया, उससे प्रोडक्ट बन जाता है, बस वो प्रोडक्ट कंसीडर करता है, उसके बाद वो रेप्लिकेट नहीं होता। लेकिन ये क्या होता है ना, एक जब लिविंग थिंग होता है, उसमें ये प्रोडक्ट जो भी है वो यूटिलाइज होता है। जैसे मान लो एक सेल में क्या होता है ना, एटीपी बनता है, ठीक है? ये एटीपी जो हो गया, ये अपने को फिर कहीं न कहीं यूटिलाइज़ करता है, उसके द्वारा फिर कहीं न कहीं, जैसे आप बोल सकते हो, चेन रिएक्शन के द्वारा फिर से एटीपी बनने लगता है। खाना बन वो कहीं से, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ सनलाइट लिया, सनलाइट से आपका पूरा वो आपने प्रोसेस बनाया, ग्लूकोज़ को ब्रेक मतलब ग्लूकोज़ को कन्वर्ट किया, ग्लूकोज़ फिर कहीं पे यूटिलाइज़ हुआ, एटीपी बना। वही एटीपी फिर ये जो ग्लूकोज़ होता है ना, उसको बनने के टाइम पे भी यूज़ होता है। और यही चीज़ है कि वो नॉन लिविंग में कहीं आपको ऐसा कभी दिखेगा नहीं कि भाई जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो कभी-कभी यूटिलाइज़ हो जाए एज़ अ रिएक्टेंट, और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है किसी दूसरी चीज़ को। मतलब नया चीज़ नहीं बनता है, ठीक है? नो न्यू थिंग फॉर्म इन नॉन लिविंग थिंग्स। इसीलिए लिविंग थिंग में यही एक चीज़ है कि वो हमेशा अपने आप को रिप्लिकेट करने लगते हैं। जब इनिशियल्स कोई भी बैक्टीरिया ले लो, या फिर कोई भी फंगाई ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब जो बहुत ही प्रिमिटिव, मतलब प्रोटिस्टा का कोई भी किंगडम का ऑर्गेनिज्म ले लो, वो किंगडम ना बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन के लिए ही रहता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रहते हैं, उनका काम ही क्या है भाई, और बहुत सिंपल रहते हैं, तो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। और यही उनका एक मतलब एक तरह का एबिलिटी है, जो अभी तक मतलब जुरासिक एरा से अभी तक वो लोग एग्जिस्टेंस में है। वरना ह्यूमंस को देख लो यार, कभी भी मर जाएंगे, बॉयलर है, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर आते हैं, मैं बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता हूँ, मानता हूँ, बट हाँ, अभी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल्स, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ सेल मतलब यहाँ पे सेल का हिस्ट्री नहीं, मतलब कैसे सेल इवॉल्व हुआ, या फिर सेल को हम लोग कैसे जाने, उसके बारे में आते हैं। तो रॉबर्ट हुक जो है भाई, इस पे फिर हमको ब्लैक करना पड़ेगा।
ठीक है। रॉबर्ट हुक जो है ना भाई, वो पहला आदमी थे जो कि एक सेल को ऑब्जर्व किया, लेकिन वो एक डेड सेल था। ये दिमाग में रखना, डेड सेल था, ठीक है। और वो भी एक उसको कंसीडर कर रहे थे ना, जब देख रहे थे तो उनको एक हनी कॉम्ब जैसा दिखा, ठीक है। हनी कॉम्ब मतलब वो मधुमक्खी का छत्ता का जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर जैसा, ऐसे 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 अरे यार ये क्या बन गया, ये नहीं बनाना चाहता मैं। ओके, ये ऐसे ऐसे, ओके ऐसे ऐसे। इसमें भी मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ यार काम, तो ऐसे ही छत्ता छत्ता दिखा, तो उसी को वो लोग सेल बोल दिया, मतलब वो सेल बोल दिया, तो उसी से नाम पड़ गया भाई सेल, ठीक है। उसके बाद जो लाइफ सेल है ना, उसको देखना शुरू किए एंटोनी एंटोनी वैन लेवरवुम जो भी है। तो इन्होंने देखा इस पर्टिकुलर ईयर में, इन्होंने पहले लिविंग सेल को देखा, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो भी था सिंपल, वो धीरे धीरे देखने लगे। और इसका भी ये इसलिए देखने लगे ना वो माइक्रोस्कोप में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैं आगे जाकर इसको डिस्कवर करूंगा। फिर रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज मत होना, ये न्यूक्लियस को देखे थे, ठीक है, जो डेंस होता है ना पर्टिकुलर, अरे जानती हो गए, थोड़ा सा बता रहा हूँ ऐसे। ये जो डेंस वाला चीज है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रहता है, तो उसको देखने लगे। फिर ये दोनों जो आए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरी करते हैं, क्योंकि इसके बाद सेल थ्योरी डेवलप होने लगा। अब जब सेल एक यूनिट है भाई, कुछ भी चीज है और इतना बड़ा चीज है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ तो थ्योरी बनेगा ना भाई। तो वो थ्योरी को ये दोनों, मैथ्यूस और सैम स्वान जो भी है, मैंने यहाँ का जो भी है नाम देख लेना, ठीक है, इन्होंने, इनमें से एक बॉटनिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट है। भाई मैं ये सब ज्यादा कंसिडर नहीं करता, क्योंकि भाई ये चीज जान के मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो आपको ये सारी चीजें भी मगअप कराते हैं, मेरे को पता नहीं यार क्या फायदा है जो भी। तो जो ये दो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने पहले, इनमें से एक था जूलॉजिस्ट, एक था बॉटनिस्ट, तो ये लोग पहले भाई उस पर पूरा रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे क्या है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस दिया, जिसमें से स्वान ने शायद हाइपोथेसिस दिया था कि जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल पाया जाता है, और वो जो सेल है ना, सेल के ही प्रोडक्ट्स होते हैं, बस यही दिया था एक ने। उसके बाद ये जो रोबोट सॉरी रेडल्फ रेडल्फ जो है ना, वो आए, बोले कि भाई तुम लोग नहीं जानते हो कि सारे जो सेल है ना, वो सेल से ही होते हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं न्यू सेल्स। ये लोग बस बोल दिए कि एक लिविंग है तो उसमें सेल होना चाहिए, और वो सेल का ही कोई ना कोई प्रोडक्ट हो सकता है। सेल का प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, सेल का प्रोडक्ट क्या है। सेल का प्रोडक्ट मतलब सेल का बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जैसे एक सेल नहीं हो गया, सेल में जैसे अपने मसल सेल्स हो गए भाई, जैसे अपने नर्व सेल हो गए, तो वैरायटी वैरायटी सेल्स होते हैं, तो उसी के ही कैटेगरी में ही आएगा लिविंग में, ठीक है। अब यही चीज है, बट ये सेल कैसे बनता है वो नहीं बता पा रहे थे ये दोनों, मैथ्यूज और स्वान, ये नहीं बता पा रहे थे कि सेल कैसे आता है। तो हमारे जो रेडोल्फ है वो बोले कि भाई बहुत सिंपल है, सेल से ही आता है, सेल कहाँ से आएगा भाई, ठीक है। जैसे इंसान इंसान से ही आता है, तो सेल से ही आएगा। तो उसने उन्होंने टर्म दिया, इसको भी भाई रखना पड़ता है, ओमिली सेलुला ई सेलुला जो भी है भाई, इसको आपको रखना पड़ेगा। तो ये चीज उन्होंने बोला कि भाई ये चीज आप ऐड करो तो आपका सेल थ्योरी बन जाएगा। मैं सेल थ्योरी पे भी आ जाऊंगा अच्छे से। तो उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए, जो कि बहुत सारे जो भी मतलब सेल में जो भी सब ऑर्गेनिल्स है उसको देख पाए, क्योंकि उस टाइम पे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया था, ठीक है। तो ये जो सेल थ्योरी है ना, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आया था, मेरे दिमाग में आया था, आई डोंट नो तुम्हारे कितने में दिमाग आता है कि नहीं, ठीक है। नीचे आ जाए भाई, हाँ देखो, अब वो लोग सेल को देखते कैसे से यार, जैसे हमें बचपन से पढ़ाया गया है सेल ऐसे है, ठीक है। टिपिकल जो सेल है ना, ऐसे ऐसे 2D डायग्राम दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसे रहता है, यहाँ पे ऐसे उसका ईआर रहता है, यहाँ पे ऐसे गोल्गी ऑपरेट रहता है, ऐसे दिखता है, ऐसे बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बना देते हैं सब कोई, ठीक है। लेकिन भाई वो 2D होता है, ठीक है, वो 2D स्ट्रक्चर होता है। कभी आप कोई भी चीज को जान लो वो 3D स्ट्रक्चर है भाई, सेल जो है 3D स्ट्रक्चर। और ऊपर से आप आगे जाकर पढ़ोगे थोड़ा सा, मैं ही पढ़ा दूं कि लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, और वो पूरा ऐसे कोटेड रहता है। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा ऐसे कवर होता है भाई, ठीक है। इसको जस्ट इमेजिन करो, इसके ऊपर ये कवर है, ठीक है, ऐसे मान लो ये मैंने ऐसे कर दिया, ये कवर है ऐसे पूरा। तो ये कवर जो है ना भाई, ये उसको कवर करके रहता है, तो देखते कैसे हैं, ये कभी दिमाग में आया कि भाई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लांट सेल में एक सेल वॉल है, तो उसको कैसे पास थ्रू करता है लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है कि भाई मतलब उस पर टकरा के वापस आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो एक्चुअली में क्या है ना, बहुत सिंपल है यार, जस्ट आई फाइंड इट्स वेरी फनी कि लोग कभी बात नहीं करते इस पर, मे भी कंसिडर करते हैं, वही सबको पता होगा कि देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो ट्रांसलूसेंट होता है। अब ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट अगर आपको नहीं जानते हो, पैक नहीं जानते हो, तो भाई थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ो ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट सबको पता है, मजा करो। तो ट्रांसलूसेंट होता है ना, जिसमें लाइट पार्शियली पास कर जाती है, तो इसमें भी लाइट पार्शियली पास कर जाती है, और सारे मैक्सिमम ऑर्गेनिल्स जो होते हैं ना सेल में, उसमें लाइट पार्शियली पास कर जाती है, ट्रांसलूसेंट टाइप के होते हैं। इसलिए हम लोग स्टेनिंग करते हैं, अगर हमें अच्छे से देखना है ना कोई सेल को, तो हमें उस पर स्टेनिंग करनी पड़ती है। बिना स्टेनिंग के ना कोई भी चीज हमें अच्छे से नहीं दिखेगी। हाँ दिख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा शैडो और हाईलाइट का इशू होता है, तब मतलब जब आप अच्छे से सेट करते हो माइक्रोस्कोप, तो तब दिख जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस भी बहुत डेंस होता है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत दिख जाता है। लेकिन पर्टिकुलर ऑर्गेनिल्स या फिर किसी को देखने के लिए आपको स्टेनिंग करनी पड़ती है, इसलिए स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और ये जो चीज है ना, इसीलिए हम देख पाते हैं कोई भी 3D स्ट्रक्चर है और उस पर कवरिंग भी है, लेकिन वो ट्रांसलूसेंट होता है, लाइट आराम से पास कर सकती है। जैसे एग्जांपल कैसे दूं, लाइक अगर मान लो कोई भी एक पन्नी में, पन्नी इन द सेंस पॉलिथीन, ठीक है, अब उसको क्या बोलते हैं नहीं पता यार, पन्नी पन्नी बोलते हैं, ठीक है, जो ऐसे नॉर्मल दुकानों में देता है, ब्लैक वाला नहीं, नॉर्मल ट्रांसलूसेंट वाला देंगे कभी पन्नी, उसमें पानी रख के रखा, और उसमें पानी में कोई भी ऐसे कोई भी कैप डाल देना, या फिर कोई भी ऐसे प्लास्टिक का कोई भी चीज डाल देना, आपको दिखेगा वो, ठीक है। तो जस्ट सेम एज हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जस्ट बिकॉज उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का कहीं कहीं पे अलग सा इशू रहता है, सेल टू सेल वेरी करता है, तो हम बहुत ही अच्छे से कुछ चीजों को भी देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बहुत ही अगर डेंस अगर कोई चीज डाल दो, जैसे न्यूक्लियस होता है, उसको आप आराम से देख सकते हैं, बट टू बी प्रिसाइज देखने के लिए आपको स्टेनिंग जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, कभी अगर दिमाग में आया तो देख लेना। अब आ जाते हैं सबसे प्यारा टॉपिक सेल थ्योरी, उसके बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हम छोटा छोटा पढ़ाएंगे भाई, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बैक बेंचर है। तो सेल थ्योरी में, अरे यार फिर से चेंज करना पड़ेगा हमें कलर। ओके, सेल थ्योरी में दो लाइन है, बहुत ही प्यारा प्यारा दो लाइन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। कंपोज्ड मैंने जैसे बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी मतलब वो सिंगल हो या मल्टी सेलुलर, उसमें सेल होने चाहिए।
और उसका जो सेल है वो सेल का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब ये सेल ही है, सेल का कोई प्रोडक्ट हो गया, मतलब मान लो एक ग्रुप ऑफ, मतलब जैसे हमारे मसल टिश्यूज हैं वगैरह वगैरह, उसमें सेल, वो तो सेल थोड़ा सा अलग होगा ना, जैसे तुम्हारे ब्लड सेल है वगैरह। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है ब्लड सेल से, मेरे को दिमाग में आया, जैसे आरबीसी हो गया यार, आरबीसी, क्या ये कंसिडर करा जाएगा लिविंग में, अरे सॉरी 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 सॉरी, एल आई, लिविंग में या फिर नॉन लिविंग में, ये मुझे बताओ, क्योंकि आरबीसी में तुम्हारा न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें मैच्योर जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी नहीं होते हैं, और बस वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैन यू कंसिडर दैट इज अ लिविंग और नॉन लिविंग? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे ये मैं बताना कमेंट सेक्शन में, मैं इसको आंसर अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो जो भी हो, कंसिडर कर सकते हो ना भाई कि अगर इसको हम लिविंग में करेंगे तो फिर वायरस को तो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वायरस भी तो भाई जस्ट अंदर किसी का होस्ट के अंदर घुस जाएगा तो लिविंग में कंसिडर कर जाएगा, उससे पहले तो वो नॉर्मल एक डोरमेंसी स्टेज में रहता है। तो आरबीसी भी मैच्योर होने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को त्याग देता है, भाई मैं न्यूक्लियस नहीं रखूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं पूरा आराम से बस एक ही काम करूंगा, ऑक्सीजन को कैरी करूंगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट रहता है। तो ये चीज कभी दिमाग में सोचना कि आरबीसी को क्यों कंसिडर किया जाता है लिविंग में, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो होती नहीं और न्यूक्लियस भी नहीं रहता, ठीक है। तो ये चीज का भी देखना, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ। ये पता है इस टड़न यूँ करता हूँ कि ये बहुत ही अनोइंग है, जब आप इसको वीडियो में देखोगे ना, मैं खुद भी देखता हूँ तो भाई ये क्या कर रहा हूँ, कुछ तो बोल के करूँ। हाँ, तो फिर ये हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्यों समझ गए और कंपोज ऑफ सेल समझ गए। अब यहाँ पे हमारे रिडोल्फ आए थे जो बोले थे कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये चीज़ भी मतलब देखो उस टाइम पे ना चीज़ों को बस एक्सप्लोर करने की जरूरत थी। अभी हम ये चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, कोई नया चीज़ बोलेंगे तो भाई वो पहले से कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही क्यूरियस माइंड है हमारे यहाँ पे। तो सेल एक जो भी हो, मतलब वो भी सेल है, दो सेल बनते हैं मैक्सिमम हमेशा, माइटो म्यूटिक और माइटिक में, सॉरी माइटोसिस, माइटोसिस में आई गेस दो बनते हैं, दो क्या दो ही बनते हैं, मियोसिस में चार बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका रिडक्शन डिवीजन होता है, पहले माइटोसिस मियोसिस होता है, उसके बाद मियोसिस होता है, मियोसिस में समझ रहे हो ना, पहले रिडक्शन होता है उसके बाद फिर अलग से दो चार बनते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका माइटोसिस सिस, और एक होता है मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस में चार बनते हैं, चार, एक दो तीन चार, पहले तो दो ही बनेंगे, उससे फिर दो बनते हैं, रिडक्शन ऐसे हो जाता है देखो, ठीक है। पहले ये दो बने, ठीक है, उसके बाद फिर चार बन गए, और यहाँ पे ही उनका रिडक्शन डिवीजन बन जाता है, मतलब मान लो इसमें 20, सॉरी इसमें 46 है, तो ये 23 बन जाएंगे, फिर ये दोनों 23 में ही बनेंगे, यहाँ पे माइटोसिस ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इस पर भी बात करेंगे, सेल साइकिल है हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स में, तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और लेकिन हाँ, इसका स्टेप्स बहुत भयानक होते हैं, पहला जो है भाई थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ईजी होता है मेरे लिए ठीक है। तो यही है, मतलब जस्ट ये चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया रिडॉल्फ में। और आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हो कि सेल इज द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चीज मैं अपने से बोल रहा हूँ, कहीं कहीं बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है, मैंने कंसिडर किया था तो इसीलिए बोल दिया। तो यहाँ पे हमारी सेल थ्योरी तक आई गेस सारा चीज कंपोनेंट क्लियर हो गया होगा, कोई ऐसा चीज नहीं है, अगर होगा तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज गोइंग टू बी सेशन, मतलब यहाँ पे आप हर ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर और भी आगे जानोगे, related to basic knowledge of biology. It's not to a competitive exam oriented. It's just to make you feel curious about biology. So हम अलग टाइप का भी कंटेंट बनाएंगे, जैसे क्रिस्पर कैस हो गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, और बायोफिजिक्स भी हो गया, उसके ऊपर भी कंटेंट बनाएंगे। एंड let's just tune in this video, and yeah, if you enjoy this video, okay, मैं थोड़ा सा अपने आप को आगे ले आता हूँ, तो if you enjoy this video give a thumbs up, like, comment, and let me know where I should improve, and मैं और धीरे धीरे कंटेंट की जो क्वालिटी और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। दिस इज जस्ट लाइक ट्राइड थिंग टू आई जस्ट डू माई सेल्फ टू मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल टू टीचिंग। सो या, थैंक यू, बाय बाय।